वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्विलिब्रियम। केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक 10th का, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, इसको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। तो अगर आपको ये नोट्स या ये वीडियो पसंद आए या जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना भाग के, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जब वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। और भी जो वीडियो डालूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। टॉपिक्स अपन को कौन कौन से कवर कर दें। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन होती है वो प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद में केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब अपन दो रिएक्टेंट होते हैं, फिर अपने पास एक प्रोडक्ट बनता है, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने को ही क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर यहाँ पे दो प्रोडक्ट है तो यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे दो रिएक्टेंट है तो यहाँ पे भी क्या होने चाहिए, दो प्रोडक्ट होने चाहिए। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए, दो मॉलिक्यूल। तो इसको बैलेंस करना ही है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों साइड को बैलेंस करना ही क्या कहलाता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उस चीज़ को बैलेंस करना बोलते हैं। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, किस किस प्रकार की होती है। फिर उसके बाद में कोरोजन, यानी कोरोजन क्या चीज़ होती है। कोरोजन जैसे आपको पता होगा, जैसे लोहा होता है, लोहा क्या है, बरसात पड़ती रहती है, उसके ऊपर बूंदें पड़ती रहती है पानी की, और वो मिट्टी के संपर्क में भी रहता है, मिट्टी भी लगती रहती है उसके, तो उस पर क्या है, जंग लग जाती है, तो उसी को बोलते हैं कोरोजन। और देन एसिडिटी होती है। डेंसिडिटी होती है, जैसे अपन खाने को रख देते हैं, खुला रख दिया अपन ने, तो उसमें क्या है, थोड़े टाइम बाद में उसमें क्या होने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है, उसकी स्मेल होती है वो चेंज होने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं देन एसिडिटी। फिर उसके बाद में अपन शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ना। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस। अपने पास में जो भी आसपास जो भी सब्सटेंस है वो बहुत सारे केमिकली चेंजेस में जाते रहते हैं, केमिकल चेंज होता रहता है। सम ऑफ दीज चेंजेस आर टेम्परेरी, कुछ इनमें से क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, मतलब थोड़े टाइम के लिए होते हैं। नो न्यू सब्सटेंस आर बीइंग फॉर्म्ड। इनमें क्या होता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे मतलब जैसा होता है वैसा का वैसा ही चीज़ वापस हो जाती है, वापस से मिल जाती है अपन को, तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो उसको अपन बोलते हैं फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, मतलब अपन बाहर से देखें तो कुछ दिखता नहीं है नया, तो उसको अपन बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो उसके बाद में इन सर्टेन अदर इसके बाद हम देखते हैं इन सर्टेन अदर चेंजेस, कुछ अलग चेंजेस होते हैं। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, उनके अंदर क्या होते हैं, नए सब्सटेंस बन जाते हैं। इन विच रिएक्टेंट और द पेरेंट लॉस, रिएक्टेंट और जो पेरेंट मतलब जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, मतलब खो देता है। और न्यू सब्सटेंस क्या होता है, उसके अंदर बनते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट, उनको अपन प्रोडक्ट बोलते हैं, वो सब्सटेंस बनते हैं। दीज चेंजेस आर परमानेंट, ये जो चेंजेस होते हैं ये परमानेंट होते हैं, मतलब हमेशा के लिए होते हैं। जैसे अपन आटा है अपना, तो आटे में पानी मिलाया आपने, तो आटे मतलब वो बन गया अपना, जो आटा गूंदा हुआ आटा है जो वो बन गया, तो वो क्या है, परमानेंट चेंज है, उससे अपन वापस से आटा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ होगी। तो चेंजेस एज वी वांट टू get, we will not get reactant back। ये ऐसे चेंजेस होते हैं जिनके अंदर अपन जो रिएक्टेंट होता है उसको वापस से प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं अपन केमिकल चेंजेस। और फिजिकल चेंजेस जिसके अंदर अपन रिएक्टेंट को वापस से प्राप्त कर सकते हैं, जो भी चीज़ अपन ने काम में ली थी उस चीज़ को बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको अपन वापस से प्राप्त कर सकते हैं, तो बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। और अगर नहीं प्राप्त कर सकते तो अपन बोल देंगे केमिकल चेंजेस। फिर उसके बाद में केमिकल रिएक्शन क्या होती है ना, केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है विच इन विच टू और मोर सब्सटेंस, दो या उससे ज़्यादा जो सब्सटेंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं विल ईच अदर, अपना मतलब एक दूसरे से के साथ में रिएक्ट करते हैं, टू फॉर्म द सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनाने के लिए, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अलग अलग नई नई प्रॉपर्टीज़ के साथ में। तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, मतलब वो प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, जैसे दो रिएक्टेंट क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उस चीज़ को बोलेंगे अपन, इस चीज़ को रिप्रेजेंट मतलब ये जो प्रोसेस हुई इसको बोलेंगे अपन केमिकल रिएक्शन। अगर अपन को डिफाइन करना है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस चीज़ को अपन कैसे पता लगाएंगे, है ना, बाहर से देख के तो पता नहीं लगा सकते अपन, तो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिकेशंस है कि कैसे अपन पता लगा सकते हैं। तो अगर उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है, जैसे मान लो जैसे आटा लगाते हैं, वही एग्जांपल वापस लेते हैं, तो पहले तो वो क्या होता है, एकदम साफ साफ सा होता है आटा, फिर उसके बाद में क्या होता है, गीले होने पे बहुत ज़्यादा वो भारी सा हो जाता है, या एक तरीके से बोले तो बिल्कुल चेंज हो जाता है ना।
तो वो स्टेट यानी अवस्था के अंदर चेंज, जैसे पानी का ले लिया अपन ने, पानी गर्म था, पानी बर्फ़ में जमा हुआ था, उसको गर्म करा अपन ने, तो उसकी स्टेट में चेंज, पहले बर्फ़ में था फिर पानी लिक्विड में हो गया, तो वो स्टेट में चेंज होना, कलर में चेंज होना, कोई कलर भी चेंज हो सकता है। ये गैस का इवोल्यूशन होना, जैसे अपन मेटल्स के साथ में बहुत सारे हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, HCl, उनकी रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है, तो उनसे भी अपन पता लगा सकते हैं। और चेंज इन टेम्परेचर, जैसे अपन को टेम्परेचर चेंज हो जाता है उसके अंदर, उसका टेम्परेचर होता है वो चेंज हो जाए तो उससे भी अपन पता लगा सकते हैं भाई हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिर उसके बाद में देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन यही होती है, ये रिएक्टेंट हुए, ये प्रोडक्ट हुआ, इसको रिप्रेजेंट करना ही क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन, इसके द्वारा ये अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक केमिकल इक्वेशन symbiotic representation of the chemical reaction in the form of the symbols and formula। ये अपनी क्या होता है, सिंबल और फॉर्मूला की मदद से अपन क्या है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। रिएक्टेंट एंटाइटीज आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड। रिएक्टेंट होता है वो अपन को पता है लेफ्ट हैंड में होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है राइट हैंड में होता है, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। फिर उसके बाद में जैसे अपन ने देख लिया मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीज ले लिया, रिएक्टेंट है ये दोनों के दोनों, ये प्रोडक्ट गलती से यहाँ पे लिख दिया, ये प्रोडक्ट यहाँ पे होना चाहिए था यहाँ पे, तो प्रोडक्ट यहाँ पे होगा, तो ये दोनों के दोनों मिले मैग्नीज और ऑक्सीजन, तो वो उन्होंने क्या बनाया मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 है ना, MnO2 बनाया। और उसके बाद में देखते हैं अपन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन मेरे को आपको जैसे पता ही है, इधर जितने मॉलिक्यूल है उतने ही क्या होने चाहिए, इधर भी मॉलिक्यूल होने चाहिए, तो वो जो इक्वेशन होगी मतलब जितने रिएक्टेंट है उतने प्रोडक्ट होंगे, तो अपन बोल देंगे ये रिएक्शन है, ये बैलेंस इक्वेशन है ना। तो द केमिकल इक्वेशन दैट शोज द केमिकल रिएक्शन नीड टू बी बैलेंस, ऐसी रिएक्शन जो दिखाती है कि उसको बैलेंस मतलब किया जाना है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन अकर, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है व्हेन नंबर ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व्ड, नंबर ऑफ एटम्स यानी परमाणु की संख्या, जो एटम्स बोलते हैं अपन, एटम्स की संख्या उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, मतलब कितने एटम्स इन्वॉल्व है रिएक्टेंट की साइड के इक्वल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो साइड के वो है नंबर, वो क्या होने सेम होने चाहिए, मतलब सेम हो जाते तो अपन बोल देंगे कौन सी है बैलेंस इक्वेशन है, मतलब दोनों साइड में क्या है बैलेंस है। तो उसके बाद में देखते हैं जैसे जिंक ले लिया और H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, जिंक सल्फाइड बन गया, और उसके बाद में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो गया। फिर आयरन ले लिया अपन ने 3 मॉलिक्यूल, और जैसे इसमें देखो जिंक यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, H2 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी H2 है। फिर उसके बाद में SO4 एक है, यहाँ पे भी SO4 एक, तो बैलेंस इक्वेशन होगी। फिर उसके बाद में 3 Fe हो गए और 4 H2O के मॉलिक्यूल ले लिया, 3 आयरन के मॉलिक्यूल और 4 वाटर के मॉलिक्यूल ले लिया, तो Fe3O4 फेरस ऑक्साइड बन गया अपने पास। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन 4H2 रिलीज होगी गैस, हाइड्रोजन गैस क्या होगी रिलीज होगी। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स में बटी होती है, तो उस चीज़ को अपन देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे मैं बोल रहा हूँ दो चीज़ है वो मिलके क्या बना रही है, एक प्रोडक्ट बना रही है, तो उसको अपन बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने बोल दिया जैसे कि ये वाली है जैसे CaO प्लस H2O है ना, या फिर अपन ने ले ली सीधी C+O2 क्या बना अपने पास CO2, ये चीज़ बनी अपने पास, तो अपन क्या बोल देंगे ये वाली कौन सी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन, यानी इसमें क्या होंगे कंबाइन होंगे, दो चीज़ कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो स्विच रिएक्शन विच इज सिंगल प्रोडक्ट इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो होते हैं रिएक्टेंट वो उसके अंदर फॉर्म होते एक साथ कंबाइन होके और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको अपन पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम अब ये वही चीज़ बता रखी है, कैल्शियम ऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ में कुछ हीट निकल जाती है, अमाउंट ऑफ हीट। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन इस सॉल्यूशन ऑफ स्टॉक्ड, इस सॉल्यूशन ऑफ स्टॉक, a solution of salicylic lime produced by a reaction. A solution of salicylic lime produced by a reaction is used in whitewashing walls. whitewashing walls में उसको यूज़ किया जाता है। solution of salicylic lime का जो पाउडर salicylic lime होता है ना, जो प्रोडक्ट मतलब बनता है, उस चीज़ को अपन किसके लिए यूज़ लेते हैं, मतलब जो पेंट होता है उसके रूप में यूज़ लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के क्या साथ क्या करता है, धीरे धीरे रिएक्शन करता है इन एयर टू फॉर्म द
थिन लेयर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होती है, उसकी लेयर बनाने के लिए ऑन द वॉल्स के ऊपर। फिर उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज। कैल्शियम कार्बोनेट होता है कम से कम 2 या 3 दिन लगते हैं, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है तो 2 या 3 दिन उसको लगते हैं बनने में। तो उसके बाद में देखते हैं वाइट वॉशिंग गिव्स 3 days ऑफ द वाइट वॉशिंग गिव्स शाइनी फ्लश टू द वॉल्स, मतलब चमकने लग जाता है 3-4 दिन बाद की बात है। फिर उसके बाद में इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द कैल्शियम फार्मूला, द केमिकल फार्मूला ऑफ द मार्बल इज CaCO3 CaOH2 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या है अपने पास CO2 हो गया, प्लस CO2, मतलब ये जो फार्मूला है उसमें अपन ने क्या किया, ये फार्मूला हो गया अपने पास। फार्मूले में अपन ने कार्बन के साथ रिएक्शन करवाई है ना, कार्बन के साथ रिएक्शन कराई तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन गई वॉल्स के ऊपर, और अपना जो पानी है वो थोड़ा रिलीज हो गया, मतलब हवा में उड़ गया या फिर सन से हीट में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद में सैल्कलाइम है उस, और कैल्शियम कार्बोनेट है। फिर ये अपन देखते हैं और थोड़ा आगे, बर्निंग ऑफ कोयल। अगर अपन कोयला जो होता है अपने पास उसको जलाएं तो क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बना लेंगे वो, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ वाटर बनाना है H2+O2, है ना। 2 मॉलिक्यूल, जैसे मैंने आपको बताया था, 2 मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे, 1 मॉलिक्यूल, है ना। 2 चीज़ मिलके, 2 रिएक्टेंट मिलके 1 प्रोडक्ट बनाएगी, तो वो कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद में हम देखते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। कोई भी नेचुरल गैस है जैसे कि मीथेन होगी, उसको अपन बर्न करेंगे तो कैसे बर्न होगी वो, CH4, जैसे मेथेन है CH4+O2, ऑक्सीजन की स्थिति में उपस्थिति में अपन ने बर्न किया उसको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाओ अपने पास। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो प्रोसीड होने के लिए क्या, प्रोसीड होते टाइम पे क्या करेगी, हीट रिलीज करेगी। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज हीट रिलीज करती है एंड काज द टेम्परेचर ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग्स टू राइज करवा देती है, उस जो आसपास का जो वातावरण होता है उसके टेम्परेचर को राइज करवा देती है। और उसके बाद में जैसे कि पटेटोज है, राइस है, एंड पटेटोज राइस एंड ब्रीड वी ईट करते हैं सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स। इनके अंदर से क्या करते हैं, इनकी ब्रीड जो होती है उसके अंदर से अपन सर्टेन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू द ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट होता है अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, मतलब डाइजेशन होता है उससे कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद द ऑक्सीजन, और ये जो ग्लूकोज बनती है ये किसके साथ में कंबाइन होगी, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड द सेल्स ऑफ आवर बॉडी प्रोवाइड एनर्जी। और अपनी बॉडी को जो सेल्स होती है उनको क्या प्रोवाइड कराती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो वापस से देखते हैं अपने, सबसे पहले क्या हुआ था, अपने क्या कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट जो कोई भी सी था वो खाया, फिर उसके बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गया, अपने बॉडी के डाइजेशन द्वारा ग्लूकोज में। ग्लूकोज कंबाइन हुई किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होने के बाद में अपने को क्या मिली, एनर्जी मिली, अपनी जो सेल्स होती है उनको एनर्जी मिली। तो यही रिएक्शन वापस दे रखी है, जैसे ग्लूकोज है वो CO2 के मतलब O2 के साथ में रिएक्शन करके 6CO2 बना लिए प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज हुई। तो उसके बाद में देखते हैं अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, वो प्रोसेस होती है जो एब्जॉर्ब करती है हीट को, मतलब सराउंडिंग्स को कूल कर देती है। एब्जॉर्ब होती है जो सराउंडिंग्स की, उसको हीट, उसकी जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करके फिर रिएक्शन जो प्रोसीड होने के लिए जिनको हीट की जरूरत होती है उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। द डिकम्पोजिशंस ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट। कोई भी जो खाद है अपनी या फिर पत्तियाँ है, कोई भी अपन ने देख लिया, सब्जी वब्जी के छिलके हैं, उनका डिकम्पोजिशन होना है कंपोस्ट के अंदर, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उसके अंदर भी क्या है, हीट की जरूरत होती है, जैसे सन की लाइट है ना, तो उसके अंदर भी हीट की जरूरत होती है। फिर उसके बाद में डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, है ना। एक तो अपन ने पढ़ा था कि 2 रिएक्टेंट मिलेंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अगर मैं बोल रहा हूँ एक प्रोडक्ट है वो 2 में टूट रहा है, 2 रिएक्टेंट के अंदर टूट रहे हैं, या फिर एक ही जो रिएक्टेंट है वो टूट के 2 प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव द सिंपलर प्रोडक्ट, छोटे छोटे सिंपल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वो ब्रेक डाउन टूट जाता है, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि FeSO4 फेरस सल्फेट है, FeSO4, उसको अपन ने हीट किया तो अपने पास क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बना, प्लस SO2 निकल गया, SO2 निकल गया और SO3 और अलग से निकल गई। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं
2Pb, NO2 या फिर लीड नाइट्रेट जो होता है अपना PbNO2 3 का होल क्यूब 3। तो ये इस चीज़ को अपन क्या करेंगे, ये चीज़ किस में टूट जाती है, PbO लीड ऑक्साइड में, और NO2 4 NO2 के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और O2 के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। तो ये चीज़ है, जैसे डिकम्पोजिशन होने के बाद 2 या 2 से ज़्यादा क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है। कोई भी रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो गया, ये 2 या 2 से ज़्यादा क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है ना। ये रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है अपने पास। तो ये होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपनी। फिर उसके बाद में ये वही चीज़ जैसे वाइट सिल्वर है, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, ग्रे के अंदर में हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। और ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड इनटू द सिल्वर क्लोरीन, सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, लाइट के द्वारा होती है। और उसके बाद में देखिए अपन रिएक्शन क्या है इसकी, तो रिएक्शन है इसकी, रिएक्शन देखिए इसकी कौन सी है, तो रिएक्शन है इसकी 2AgCl, जो देखिए तो अपन सिल्वर क्लोराइड है, तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, Ag के अंदर टूट जाएगा और Cl2 गैस निकल जाएगी। फिर उसके बाद में AgBr है, वैसे इसी के अंदर होगी, Br2 गैस निकल जाएगी, 2Ag सॉलिड के अंदर निकल जाएगा। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक वाइट फोटोग्राफी यूज करनी है अपन को या खींचनी है, तो उसके अंदर ये जो रिएक्शंस होती है उनको यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब अपन देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि थर्ड टाइप है रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का। फिर उसके बाद आप देखते हैं अपन कौन सी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जो हाईली रिएक्टिव जो कोई भी मेटल होगी ना, वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी उसके स्थान से। जैसे आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये आयरन क्या होगा, कॉपर की जगह आ जाएगा। जैसे ये देखो है ना, CuSO4 था, अब FeSO4 हो गया और Cu को इसने अलग कर दिया। रिएक्शंस आर द केमिकल रिएक्शंस इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो उसके स्थान से हटा देता है। फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टेक पार्ट इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और रिएक्शंस ऑफ आयरन नेल्स विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में ये बताई रखी है जैसे आपको। फिर उसके बाद में देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी जैसे सोडियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो बी है मतलब बेरिलियम है, उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। साथ में जो बेरिलियम है वो भी सोडियम की जगह आ जाएगा, तो वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो एक दूसरे का एक्सचेंज ही होता है एक तरीके से देखें तो डबल डिस्प्लेसमेंट। द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नॉन एज द डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन और द मैथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स रिएक्ट, दो कंपाउंड क्या होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, एंड द पॉजिटिव आयंस कैटायन और नेगेटिव आयन जो कि एनायन होते हैं, टू रिएक्टेंट स्विच प्लेस, उनका क्या होता है, स्विच हो जाते हैं वो। फिर उसके बाद में फॉर्मिंग टू न्यू कंपाउंड और प्रोडक्ट्स, वो क्या है, स्विच होके, जैसे मतलब ये यहाँ पे है तो इसका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और इसका ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो गए, स्विच हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाएगा। तो BaSO4 हो गया, पहले Na2SO4 था तो BaSO4 हो गया उसकी जगह, और NaCl, पहले BaCl2 था तो NaCl हो गया, है ना। तो ये वाली रिएक्शन हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ प्रोसीड होते हैं, तो उसको अपन बोल देंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अगर दोनों साथ हो तो उसको अपन बोल देंगे कौन सी है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, या रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू स्पीसीज, दो स्पीसीज के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन is an chemical reaction in which oxidation number of molecule atom, ऑक्सीडेशन होता है किसी एक एटम या मॉलिक्यूल का, और आयन चेंजेस विद गैनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, मतलब या तो ले रहा है इलेक्ट्रॉन या दे रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके कारण से होता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है वो। फिर उसके बाद में अपन देखें ऑक्सीडेशन ये प्रोसेस होती है जो इन्वॉल्व करती है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर अपने पास कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर अपने पास जुड़ रहा है ऑक्सीजन, तो अपन उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीजन के जुड़ने को, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन के जुड़ने को बोलेंगे अपन क्या, ऑक्सीडेशन। फिर अगर अपन बोलें कोई भी कंपाउंड है, जैसे अपने पास ये कंपाउंड ले लिया अपन ने, तो इससे क्या हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, निकल के जा रही है ऑक्सीजन, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन रिडक्शन। अब वैसे ही सिमिलर जस्ट इसका उल्टा है, जैसे कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल रही है तो उसको अपन रिडक्शन बोल रहे हैं। अगर कोई कंपाउंड में अपने पास हाइड्रोजन गैस जुड़ रही है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे क्या, रिडक्शन, उसको रिडक्शन नहीं बोलेंगे। अगर हाइड्रोजन अपने पास क्या है, निकल रहा है,
हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसको अपन बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद में देखें जैसे CuO प्लस H2 है, CuO प्लस H2O में कन्वर्ट हो गया, अगर इसको हीट किया तो ये साइन जो होता है यहाँ पे ये हीट का साइन होता है। तो CuO यहाँ पे ऑक्सीजन थी लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ऑक्सीजन इसका तो क्या हो गया, यहाँ पे इसका हो गया रिडक्शन, क्योंकि इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन निकलने का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर ऑक्सीजन जुड़ती है इसके अंदर, देखो ऑक्सीजन जुड़ी तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो उसके बाद में देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा एजेंट क्या होता है, जो है ना खुद तो कोई सामान नहीं खरीदता बल्कि दूसरे को बताते कि भाई तुम ये खरीद लो। तो ऑक्सीडाइजिंग यानी ऑक्सीडाइज करेगा, एजेंट यानी एजेंट है तो मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इट इज़ द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, है ना, जो ऑक्सीजन देता है और गेन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को लेता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मतलब खुद का क्या करेगा, ये रिडक्शन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरों का क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। एजेंट है मतलब दूसरों का क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो इट इज़ द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन निकाल देगा। आपको पता ही है ऑक्सीजन अगर निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई तो क्या होता है, रिडक्शन। खुद का ये करा रहा है रिडक्शन, या गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या होता है, रिडक्शन ही होता है। खुद का रिडक्शन करवा रहा है। एंड सब्सटेंस विच इज रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर, ये वो सब्सटेंस होता है जो अपने आप को क्या करता है, रिड्यूस करता है, एंड ऑक्सीडाइज अदर, और दूसरों को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन उसके बाद में देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट इट इज़ द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, है ना। जैसे अपन उसमें देखते हैं, उसमें देख रहे थे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पहले रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे का क्या करवाएगा, ये रिडक्शन कराएगा, और खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी और साथ में हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। हाइड्रोजन क्या होगा, इसके अंदर से निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन इसके अंदर जुड़ेगी। फिर उसके बाद में ए सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देता है, और गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, दे रहा है। हाइड्रोजन निकाल रहा है और ऑक्सीजन गेन कर रहा है, और ये सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं अपने आप। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दूसरे का रिडक्शन करवाएगा, लेकिन खुद तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज इटसेल्फ यानी अपने आप ऑक्सीडाइज होगा, और रिड्यूस इट अदर्स, दूसरों को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होता है जिसके अंदर, वो प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का, बट रिडक्शन इन इज द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन अगर मैं बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन क्या है, तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, निकल के भाग रहे हैं। अगर मैं पूछ लूँ रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन नहीं, कोई भी कंपाउंड है, उसके अंदर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो जुड़ रहा है तो अपन क्या बोल देंगे उसको, कि वो रिडक्शन रिएक्शन है। फिर उसके बाद में कोरोजन क्या होता है, कोरोजन जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ द मेटल्स का कन्वर्जन हो रहा है किसके अंदर, अनडिजायरेबल कंपाउंड, जैसे जंग लग जाती है किसी भी लोहे के, तो वो अपने आप कोई काम का नहीं होता है। किसी भी अनडिजायरेबल, जो अपन को अच्छा नहीं लगता है, उसके अंदर ड्यू टू दियर रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में, वाटर के साथ में, और एसिड के साथ में, गैसेस के साथ में, और जो सॉइल होती है उसके साथ में रिएक्शन करके प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो उनके एटमॉस्फेयर आसपास सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होती है, तो उससे जो जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर किसी भी मेटल को क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है ना, वाटर मिल रहा है, H2O मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रही है, मिट्टी भी लग रही है उसके, वहाँ पे मिट्टी भी लग रही है, अर्थ है वहाँ पे, तो मिट्टी भी लग रही है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जंग लग जाएगी, उस पर धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसी को बोलते हैं, मतलब कोरोजन बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद में रस्टिंग, आयरन वैन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, आयरन जब किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ में और मॉइस्चर के साथ में, तो वो सब्सटेंस बनता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, रस्ट, यानी जंग जिसको बोलते हैं रस्ट इंग्लिश में। रस्टिंग एक प्रोसेस है। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन रैन एसिडिटी। रैन एसिडिटी क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अगर अपन कोई भी खाद्य पदार्थ है, कोई भी अपने पास कोई भी ईडेबल प्रोडक्ट है, उसको अपन ने रख दिया खूब टाइम के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए खुला छोड़ दिया अपन ने, तो उसमें क्या होता है, बदबू आने लग जाती है, या फिर एक तरीके से स्मेल क्या होती है उसकी चेंज हो जाती है, और टेस्ट भी उसका क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, रैनसिडिटी। द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट, जिसके अंदर फैट और ऑयल होता है, ऐसे फूड जिनके अंदर फैट और ऑयल होता है, उनकी क्या है, टेस्ट और जो खुशबू है, व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज, जब उनको खुला छोड़ दिया जाता है इन द एयर फॉर लॉन्ग टाइम, दे आर कॉल्ड देन बोला जाता है उनको, और इट इज कास्ट ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल्स इनटू द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल के जो अंदर फैट और ऑयल होता है उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन से मतलब क्या समझ में आता है, ऑक्सीजन उनके अंदर जुड़ जाएगा, या फिर दूसरे तरीके से देखिए हाइड्रोजन का क्या होगा, निकलना होगा। हाइड्रोजन अगर निकल जाता है तो उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीजन अगर जुड़ जाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन।
फिर उसके बाद में इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग द वेरियस मेथड्स, बहुत सारे मेटल्स होती है, मेथड्स होते हैं, उनको यूज़ करके अपन इस चीज़ को रोक सकते हैं बाय एडिंग एंटीटॉक्सीडेंट मिला दे उसमें फूड मटेरियल के साथ में, जिससे जैसे लिक्विड नाइट्रोजन होगी उसके अंदर मिला के रख दे, तो लिक्विड नाइट्रोजन नहीं मतलब नाइट्रोजन गैस डाल दी, तो नाइट्रोजन गैस में क्या है वो सड़ते नहीं है, गलते नहीं है, तो उससे बचा सकते हैं। फिर स्टोरिंग फूड एयर टाइट कंटेनर के अंदर, जिसमें मतलब हवा आती रहे अपन को, तो उसके अंदर रखे अपन, या फिर फ्लशिंग आउट विद द नाइट्रोजन, अपन उसके अंदर क्या है नाइट्रोजन डाल दे, या फिर नाइट्रोजन में उसको पैक कर दे। जो नाइट्रोजन गैस होती है, जैसे कुरकुरे की जो पॉलीथीन आती है उसके अंदर भी नाइट्रोजन गैस भरी हुई आती है, जिससे कि वो ख़राब नहीं होते। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर ये जो मैंने नोट्स बनाए, मैंने तो नहीं बनाए लेकिन जो नोट्स है उनसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं अगली वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। थैंक यू।